आज हम देखेंगे यूपीएससी पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में कैसे आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं और उनको कैसे टैकल किया जाता है। और उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिटी में पढ़ा कैसे जाता है और क्या पढ़ा जाना चाहिए और पॉलिटी का मीनिंग क्या है। देखिए, जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी के लिए सिर्फ पॉलिटी का मतलब होता है, यानी कि इसका जो मीनिंग होता है ये होता है राज व्यवस्था, यानी कि कोई सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कोई व्यवस्था कैसे काम कर रही है। और सिस्टम का मतलब रहता है सिस्टम यानी कि क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं सिस्टम बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बोलते सिस्टम तो बेकार हो गया है। अरे सिस्टम बदलना चाहिए तभी देश आगे बढ़ेगा। ऐसा आखिर सिस्टम है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम का मतलब होता है सरकार, यानी कि जाने अनजाने लोगों को पता नहीं है वो सरकार की बात कर रहे हैं, यानी वो सिस्टम यानी कि सरकार। आखिर सरकार में आता क्या है, क्योंकि आप यूपीएससी का पेपर पास करके आईएएस बनेंगे और आईएएस बनते हैं तो आपको जो सर्विस करनी होती है इंडिया में करनी होती है, या फिर कहीं दूसरे कंट्री में सर्विस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इंडिया के जो इंटरेस्ट है उनको फॉलो करेंगे। इंडिया के जो इंटरेस्ट है, इंडिया के हित है अलग अलग देशों में, उनको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि आपको मेन सिस्टम समझना है इंडिया का। तो यहां पर आपको हम पढ़ेंगे इंडिया का सिस्टम, यानी कि पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो इसको पढ़ते हैं राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। यहां हम देखते हैं इसका सिंपल देखा जाए ये एक सिस्टम यानी कि सरकार, गवर्नमेंट यानी सरकार। और सरकार के बारे में सबसे पहले दिया हुआ है, इसके लिए आप हल्का सा साथ में पढ़ के चलेंगे। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, यानी कि इसमें दिया गया है कि सरकार कैसे काम करती है, एकदम बेसिक है। इस लेक्चर के साथ आप 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़िए। इंग्लिश में लिखा है गवर्नमेंट, हिंदी में लिखा है सरकार। उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सरकार कैसे काम कर रही है, सिस्टम कैसे कर रहा है। ये जो क्लास रहेगी ये सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पर नहीं रहेगी, उसके बेस पर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते यूपीएससी के। आप एनसीईआरटी पढ़ लो, डीडी बसु पढ़ लो, सुभाष कश्यप पढ़ लो, इसके अलावा बेर एक्ट पढ़ लो, कई सारे कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ लो, या कोई भी और XYZ किताब पढ़ लो। यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बिहेवियर पार्ट से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किताब से पेपर नहीं होने वाला होता है। तो हम आप जो ये क्लास चलेंगे ये भी उन किताबों को जब व्यवहारिक धरातल पर जब उसको बिहेवियर में अप्लाई किया जाता तो क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, जो लिबर्टी की डिबेट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिबेट क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो इसी से क्वेश्चन निकलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटी का मीनिंग क्या होता है। पॉलिटी यानी कि गवर्नमेंट। देखिए, पॉलिटी का वैसे तो अलग अलग थिंकर ने अलग अलग मीनिंग बताए, पर जनरल समझने के लिए आपके लिए काफी है। यानी गवर्नमेंट यानी कि सरकार। जब हम सरकार को देखते हैं, गवर्नमेंट को देखते हैं, तो हम इसके 3 पार्ट देखते हैं गवर्नमेंट के। इसके 3 पार्ट दिखाई देते हैं, यानी कि इसके 3 पॉलिटिकल साइंस में बोला जाता है 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के 3 अंग होते हैं। ये होता है 3 अंग, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन जैसे शरीर होता है, व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसके हिस्से होते हैं, हाथ, पैर, सिर, ये सारी चीजें मिलाकर एक क्या बनता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं इंसान का, एक व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेम यहाँ पर क्या रहेगा, सेम यहाँ पर जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इसके 3 ऑर्गन होते हैं। एक तो रहता है आपका लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका। दूसरा रहता है आपका एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, यानी कि इसका हो जाएगा ये आपका कार्यपालिका। तीसरा हो जाएगा आपका जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। जब हम ये देखते हैं सरकार को, तो सबसे पहले जो पहला काम होता है गवर्नमेंट का वो क्या रहता है। देखिए, अगर नियम कायदे नहीं हो तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, नियम कायदे, लॉ एंड ऑर्डर अगर ये नहीं है तो क्या रहेगा, जंगल राज हो जाएगा जिसको बोला जाता है। यानी कि सोसाइटी कैसी हो जाएगी, कभी भी जब भी वायलेंस होती है, कम्युनल वायलेंस होती है, कास्ट बेस्ड वायलेंस होती है, वहां क्या होता है, सिस्टम
में नियम कायदे फेल कर जाते हैं, रूल रेगुलेशन फेल कर जाते हैं, वहां पर देखना हीनियस क्राइम होते हैं बहुत ज्यादा, वुमेन के खिलाफ बहुत काफी ज्यादा इस तरह की खबरें आती है जो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होगी, बच्चों के खिलाफ इस तरह की आएंगी, काफी ज्यादा लोगों के खिलाफ ऐसी जो कम्युनिटी वहां पर माइनॉरिटी में होगी उसके खिलाफ काफी ज्यादा ऐसी खबरें आएंगी। तो क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर सबसे जरूरी होता है, इसलिए इसको सबसे पहले रखा जाता है। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधायिका, लेजिस्लेटिव। और लेजिस्लेटिव का मतलब क्या रहता है, लेजिस्लेटिव यानी देश में कानून बनते हैं, कानून तो इंडिया में भी बनते हैं, जब रूल रेगुलेशन की बात करेंगे वो अमेरिका में भी बनते हैं। ये तो हम देखते हैं कि आपने सुना है ना नाम नॉर्थ कोरिया, जिसके एक डिक्टेटर हैं जिनका नाम है किम जोंग उंग, यानी कि जो ये है नॉर्थ कोरिया में भी बनते हैं। इसके अलावा ये आप देखेंगे सऊदी अरब में भी बनते हैं। अलग अलग देशों में नियम कायदे जो बनते हैं, रूल रेगुलेशन बनते हैं, वो कैसे बनते हैं यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे। इसके अलावा इंडिया की जो अलग अलग स्टेट है उनमें रूल रेगुलेशन कैसे बनते हैं ये यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इस रूल रेगुलेशन जैसे डॉरी एक्ट बना था, जैसे अभी हम देखते हैं अभी हाल फिलहाल में बना है, ये है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 यानी वक्फ संशोधन विधेयक 2025। ये अभी अगर आप न्यूज पर देख रहे होंगे तो आपको पता लगेगा, हर रोज इसके ऊपर डिबेट हो रही है। तो यानी नियम कायदे कैसे बनते हैं यहाँ पर हम ये देखेंगे, नियम कायदे कैसे बनते हैं, कौन बनाता है रूल रेगुलेशन। अब बन गए नियम कायदे, कानून तो बन गए, उनको जमीनी स्तर पर नहीं अप्लाई किया जाएगा तब क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। बोलते हैं ना रद्दी की टोकरी में पड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, डस्टबिन में पड़े रहेंगे, ये बोला जाता है। नियम कायदों को, रूल रेगुलेशन को जब ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा तभी नियम कायदे रूल रेगुलेशन इफेक्टिव होंगे। और उन रूल रेगुलेशन को प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पर कौन अप्लाई करता है, तो उसमें क्या रहेगा हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्टेट लेवल पर सीएम, इससे ऊपर पढ़ेंगे गवर्नर। इसके अलावा इसको बोला जाता है ऊपर से लेकर नीचे पीएन तक का पूरा स्ट्रक्चर हम समझेंगे कि रूल रेगुलेशन कैसे जमीनी स्तर पर लागू किए जाते हैं। आप कहीं ना कहीं डीएम होंगे तो आपके नीचे कौन कौन काम करते हैं, आपसे सीनियर कौन कौन अधिकारी काम करते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर हम यहाँ पढ़ेंगे। क्योंकि वहां पर जो रूल रेगुलेशन है आपको ही तो जमीनी स्तर पर लागू करने हैं, आपको ही तो स्कीमें लागू करनी है, आपको तो हर चीज का इम्प्लीमेंटेशन आपके लेवल पर होगा। तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे उनको जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा। अब ये तो है नहीं, अगर ट्रैफिक नियम बने हैं यहाँ पर, ट्रैफिक से लेकर रूल रेगुलेशन बने हैं कि अगर आप रेड लाइट को क्रॉस करते हैं तो आपको फाइन होगा। अब ये थोड़ी ना कि ट्रैफिक नियम के लिए होम मिनिस्टर आपका चालान काटने आएंगे, वहां तो सिपाही खड़ा होगा। तो वो जमीनी स्तर पर कैसे अप्लाई होते हैं यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे। अब ये अप्लाई होते हैं, कई बार क्या होता है नियम कायदे सही से नहीं बनते। कैसे नहीं बनते, जैसे सरकार कोई ऐसा नियम कायदा बना दे, ऐसा रूल रेगुलेशन बना दे जिससे आम पब्लिक को परेशानी हो। जैसे आईटी एक्ट बनाया था, उसमें एक डाल दिया था ऑफेंसिव वर्ड, ऑफेंसिव यानी कि कोई आक्रामक, यानी कोई ऐसी चीज। ऑफेंसिव का तो कुछ भी मीनिंग निकाला जा सकता है। और उसके आधार पर क्या किया था सरकार ने, सजा का प्रोविजन कर दिया था। अब सजा का प्रोविजन सरकार, यानी कि आप भी तो सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, यानी उसको अप्लाई करना तो आपका पार्ट है। और ऑफेंसिव, लोग सिस्टम में अच्छे बुरे दोनों होते हैं, उसका क्या मीनिंग निकाल कर किसी बेगुनाह को उसके अंदर सजा दिलवा दे या फिर उसके ऊपर कोई चार्जशीट बना दे, तो ये क्या रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये तो गलत है, ऑफेंसिव वर्ड के आधार पर तो कई सारे मीनिंग निकल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज को नल एंड वाइड कर दिया, यानी कि बोला कि ये कानून बना है, इसका ये हिस्सा अप्लाई नहीं होगा। अब कानून बना है वो हिस्सा अप्लाई नहीं होगा, तो यानी जो ठीक ठीक बातें हैं वही अप्लाई होगी। तो सेम ये क्या देखते हैं, जुडिशरी यानी जो तीसरा पार्ट है वो उसका काम क्या है, नियम कायदे रूल रेगुलेशन बने हैं ये देखना ठीक बने हैं या गलत बने हैं।
सेम अगर वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे हैं, अप्लाई होते हुए कहीं ना कोई मनमर्जी से अधिकारी काम कर रहा है। आपने देखा है ना कि काफी अधिकारी होते हैं, आप भी कभी गए होंगे, किसी पुलिस में गए होंगे या फिर किसी बाकी मिनिस्ट्री में गए होंगे, तो वहां आपने देखा होगा एकदम बिल्कुल ऐसे काम करते रहते हैं। तो ऐसे जो काम करते हैं, आपको फाइलें आगे नहीं बढ़ाते हैं या फिर किसी नियम कायदों के आधार पर परेशान करते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ निकाल कर, तो ये ठीक है या गलत है। अगर गलत कर रहे हैं तो उनको उस गलत करने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आप कहाँ जाएंगे? आप कोर्ट में ही तो जाते हैं ना कि मेरा फाइल अटका दिया, मेरे से करप्शन मांग रहे हैं, या तो उससे अपर अथॉरिटी से बोलेंगे या फिर आप कोर्ट में जाएंगे। और कोर्ट क्या रहता है? जुडिशरी। यानी जुडिशरी का रोल क्या रहेगा? इसका तो रहेगा रूल रेगुलेशन बनाना, इसका जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकली अप्लाई करना, इसका रहेगा जुडिशरी का रॉन्ग राइट और रॉन्ग का डिफाइन करना कि क्या सही है क्या गलत है। ये सारा का सारा हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं, देखिए ये सरकार के ये 3 हिस्से, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, लोअर कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हैं, तो ये सारी चीजें, इन सब क्या डिबेट है पूरा, यानी इसको हम देखते हैं। इसको अगर हम देखेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की संरचना, यानी सेंट्रल लेवल पर कैसा है, स्टेट लेवल पर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर कैसे काम कर रहा है, पूरा स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें पॉलिटी में, यहाँ पर देखेंगे, इसके अलावा रहता है ये सिस्टम काम किसके लिए कर रहा है? सिंपल बात है, लोगों के लिए। और लोगों के क्या होते हैं? सिस्टम ने क्या दिए हैं? अधिकार दिए हैं, जिनको बोला जाता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, ये हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ये किसके होते हैं? ये लोगों के होते हैं। ये जब हम संविधान पढ़ते हैं उसके भाग 3 में दिए हैं मौलिक अधिकार का, यानी इंडिया में पैदा हुए तो जैसे कि आपको घूमने की आज़ादी है, इसके अलावा बोलने की आज़ादी है, आपको किसी भी रिलीजन को मानने की आज़ादी है। आज़ादी तो है, पर हर रोज आप डिबेट देखते हैं टेलीविजन में, ऐसा लगेगा टेलीविजन की डिबेट देखते हुए जैसे एक दूसरे के सिर फोड़ देंगे। और आपको ऐसा लगेगा पेपर पढ़ते हुए, किसी पेपर को पढ़ेगा, अरे ये तो किसी पार्टी का लग रहा है, पार्टी के हेड ऑफिस से ये पब्लिश होता है। तो यहाँ क्या रहेगा? यहाँ पर ये रहता है, ये जो डिबेट होंगे हर रोज, जिनको लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, जिनको ये बोला जाता है ना इन बिटवीन द लाइन पढ़ना है न्यूज को, वो क्या होता है, यानी कि उसको समझना है, ये मीनिंग क्या है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट। इसके अलावा हम हर रोज ये देखते हैं फ्रीबीज की डिबेट क्या रहती है, यानी कि हम देखते हैं डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, सरकार क्या क्या काम कर सकती है, कैसे काम कर रही है, तो ये हम पढ़ते हैं। यानी कि एक तरफ हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके अलावा हम पढ़ेंगे सरकार लोगों के लिए क्या काम कर रही है। जैसे कि दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में जो वुमन है उनके लिए बस में फ्री है घूमने का। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, सरकारें सब्सिडी देती हैं अलग अलग लोगों को। तो ये क्यों देती है? क्या देनी ठीक है या गलत है? क्यों? पैसा तो सबका जा रहा है। तो इस वाले पार्ट में हम ये पढ़ते हैं। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, ये आप नोट करते जाइए हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो स्ट्रक्चर में हमने आपको बता दिया, ये आपका रहेगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और ये हम किस लेवल पर पढ़ेंगे? इसको बोलते हैं सेंट्रल लेवल। सेंटर को बोला जाता है पॉलिटी में यूनियन, यानी संघ लेवल पर। संघ लेवल यानी कि पॉलिटी का पार्ट हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हम पॉलिटी का पार्ट 5, यानी पार्ट 5। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 पढ़ेंगे, यानी कि जो नियम कायदे, ये किस लिए पढ़ेंगे? क्योंकि जो सरकार जुडिशरी काम करेगी, जुडिशरी में तो जज होते हैं। दिल्ली के जज तो आपने देखा है कि करप्शन के केस में, करप्शन के उसके ऊपर आरोप भी लगे हैं। तो क्या करप्शन के जो आरोप लगे हैं, देखिए आरोप लगना यानी कि एलिगेशन लगना और उनको प्रूव होना दोनों अलग बात होती है। एलिगेशन लगे हैं, प्रूव नहीं हुए हैं। जो एलिगेशन लगे हैं तो उन एलिगेशन के बेस पर हम ये भी देखते हैं कि भाई ऐसे तो सिस्टम में काफी हो सकता है कि कोई करप्ट प्रैक्टिस कर रहा हो सकता है नहीं भी कर रहा हो। तो अगर वो डिसीजन लेगा तो किस बेस पर लेगा? तो डिसीजन लेते हैं तो इंडिया में लेते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आधार पर। यानी वो डिसीजन लेंगे ये क्या देखेंगे? ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो फिर ये रहता है तो किसको माने किसको नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उसी के आधार पर। अगर यहाँ नियम कायदे, रूल रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो वहां तक उन रूल रेगुलेशन को
हटा दिया जाता है। सेम एग्जीक्यूटिव अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर काम कर रही है तो ठीक है, नहीं तो वहां पर उसको खारिज कर दिया जाता है। सेम इसका रहेगा जुडिशरी का। यानी हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम कई सारे हिस्से पढ़ेंगे, जैसे कि एक रहता है हमारा यूनियन संघ वाला रहेगा पार्ट, फिर हम रहेगा अगला पार्ट हम पढ़ते हैं यानी सेंट्रल लेवल पर पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव, यानी कि पूरे देश के लिए नियम कायदे कौन बनाता है, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति भी पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, वो कैसे बनाते हैं, क्या डिबेट होते हैं, तो वहां देखते हैं। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं अगला पार्ट पढ़ेंगे हम स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर कैसे नियम कायदे बनते हैं, राज्य स्तर पर कैसे रूल रेगुलेशन बनेंगे, तो ये हम देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे राज्य स्टेट लेवल पर, फिर हम पढ़ेंगे लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सिस्टम कैसे काम करता है, यानी कि जिला स्तर पर ये चीजें कैसे काम करती हैं। अब क्या फर्क पड़ता है, कौन सी किताब है, कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, सब किताबें बराबर है, हमें सिस्टम समझना है, सिंपल है। और अगर इतना ही हो तो यूपीएससी अपने सिलेबस में लिख दे कि ये किताबें पढ़ के आने। यूपीएससी ने सिर्फ सिलेबस दिया है, ये नहीं दिया कि कौन सी किताब पढ़नी है कौन सी नहीं। किताब वो पढ़ जो आपको अच्छी लगे, समझो सिस्टम को। सिस्टम समझाने का काम हमारा है कि रन कैसे कर रहा है, उसको प्रैक्टिकली आपको दिखाई देगा क्लास में कि सिस्टम कैसे रन कर रहा है। ऐसा लगेगा कि आप भी उसका एक हिस्से के रूप में उस जो जर्नी है उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये है, ये तो होगा ऊपर से नीचे तक, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी संरचना, संरचना, गवर्नमेंट की संरचना। जो संविधान बनाने वाले थे तो उन्होंने गवर्नमेंट का एक संरचना बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया कि ऊपर से नीचे तक जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार देखते हैं, यानी लोग क्या है, ये स्ट्रक्चर किसके लिए काम कर रहा है, लोग सरकार के लिए थोड़े ना होते, सरकारें तो लोगों ने बना रखी है, पीपल ने बना रखी है। जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, बचपन से आप किताबों के पहले पेज को देखते आए होंगे, वहां लिखा होता है हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इसमें क्या रहता है, वी द पीपल, हम भारत के लोग, यानी कि क्या है, भारत के लोगों ने बनाई है। यानी जो स्ट्रक्चर है, जो सारी चीजें हैं, जो ये किसके लिए काम करती है, ये इंडिया के लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्या है, सरकारें लोगों के लिए काम करती है, तो लोगों को कुछ राइट दिए गए हैं ताकि सरकारें लोगों का एक्सप्लोटेशन न कर सके, उनका शोषण न कर सके, क्योंकि सरकार में कैसे भी लोग आ सकते हैं। सरकार अपनी तरफ से भी कुछ काम करते हैं, इनको हम डालते हैं डीपीएसपी में। इसके अलावा भाई अगर आपको कुछ अधिकार दिए तो ड्यूटी भी तो होनी चाहिए ना, ये थोड़े ना अधिकार लेकर एंजॉय करते रहेंगे। जैसे माता पिता ने आपको पढ़ने का अधिकार दिया तो आपकी तो ड्यूटी बनती है ना उनकी। अगर बड़े होंगे, जब आप ऑफिसर लगेंगे तो उनकी हेल्प करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ये है ना, ये भी आपकी भी तो कुछ ड्यूटी रहती है। सेम अगर आप, अब हम घर की तो बात कर नहीं रहे, हम तो पूरे गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए भी तो आपको कुछ ड्यूटी होगी, देश के लिए भी तो होगी, गवर्नमेंट यानी नेशन के लिए भी तो कुछ ड्यूटी होगी, कंट्री के लिए। तो ये यहाँ पढ़ेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटी। यानी जब पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है ना, यानी 3 पार्ट को, यानी कि उस एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल बोला जाए, उस किताब का चैप्टर नंबर 3 है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को देखते तो इसके बारे में हम यहाँ 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 थे, अब 6 हैं। कैसे हटे, क्या डिबेट है, वो सारे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी हम पढ़ते हैं कि जब हम पढ़ते हैं अगला चैप्टर पेज पढ़ते हैं ना, जैसे आप किताबों के चैप्टर पढ़ते हैं, तो अगले चैप्टर में हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, स्टेट क्या काम करता है, कैसे करता है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, यानी 4 पार्ट का ए, ये रहेगा। अब भाई ये यहाँ पर ही क्यों रखा, सीधी बात है, अधिकार दिए गए तो जिम्मेदारियां भी दी जाती है, कुछ ड्यूटी भी दी जाती है, ये यहाँ क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा। ये जब हम वहां आगे, जब आपको आप नोट साथ साथ बनाते जाना, वहां पर आपको करवाएंगे तो वहां आपको बात करेंगे कि ये यही क्यों रखा। अरे आर्टिकल 1 है तो 1 की जगह क्यों रखा, उसको 4 की जगह क्यों नहीं रखा, 4 को 4 की जगह क्यों रखा, उसको आर्टिकल 13 की जगह क्यों नहीं रखा। तो ये बातें हम आगे डिबेट में करेंगे। फिर ये रहता है आपका ये रहेगा, यानी कि ये लोगों के लिए हो गया ना, लोगों के लिए सरकार का, लोगों की खुद कुछ राइट है, सरकारें काम करती हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां, भाई ये तो समझ लिया। ये भी तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, आपसे नाम पूछा जाता है ना, भाई आपका नाम क्या है, सोनू, मोनू, टिंकू, कुछ भी है, राधा, समा, जो भी XYZ आपका नाम है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर नाम।
आपका नाम है, आपका नेम है तो सेम होता है, नेशन का भी नेम होता है। नेशन का सबसे पहला पार्ट में जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं वी, इसमें पढ़ते हैं इंडिया, दैट इज भारत। जैसे कि ये रहता है ना अमित, दैट इज सोनू, यानी सोनू क्या हो गया, उसका सरनेम हो गया अमित। अमित क्या है, अमित उसका नेम है। यानी आप किसी भी नाम से उसको, सॉरी सरनेम नहीं, कुछ इसको उपनाम बोलते हैं, इसको उर्फ बोला जाता है, इसको बोला जाता है, यानी इसको उस नाम से उसको बोला जाता है। तो बोला जाता है ना, इसको किसी न किसी नाम से बोला जाता है। जो अमित है, अमित को क्या है नॉर्मली बोलेंगे सोनू का है, अब आज होगा तो पता ही नहीं है अमित क्या है। तो सेम है, इंडिया क्या है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया भी, इंडिया कौन है, हमारा देश है, ये क्या है, जो कि जिसको कि हम भारत कहते हैं। अब यहीं से डिबेट उठती है कि इंडिया भारत, क्या इंडिया बोलना चाहिए या भारत बोलना चाहिए। अभी G20 के पिछले साल इसका समिट हुई थी, इसमें क्या लिख दिया, इसमें हमेशा से लिखा आया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में लिखा होता भारत के राष्ट्रपति, उस टाइम लिख दिया इंग्लिश में प्रेसिडेंट ऑफ भारत। वही से डिबेट शुरू हो गई। पुराने जमाने में तो इंडिया को इंडिया बोला जाता था, भारत बोला जाता था, आर्यवर्त बोला जाता था, हिंदुस्तान बोला जाता था, सिंध प्रदेश बोला जाता था। भारत ही क्यों रखा और इंडिया ही क्यों रखा, यहीं से डिबेट शुरू हो जाती है। जैसे पापा बोल रहे हैं कुछ और नाम रखना, मम्मी बोल रहे कुछ और नाम रखना, रखे तो क्या रखे। तो यहाँ पर वही डिबेट है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, यानी संविधान के भाग 1 में हम पढ़ते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया क्या है, कौन कौन इंडिया में स्टेट है, वो कैसे बनेंगी, कैसे उनको नई स्टेट बनेंगी, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, इस वाले भाग में। फिर अगले वाले पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले नेम होता है किसी का। अब नेम तो हो गया भाई, देश का नेम हो गया, तो देश का नेम होगा तो देश हवा में रहेगा क्या, उसमें रहने वाले लोग भी तो होंगे ना। जब देश के जो लोग होंगे, देश के जो पीपल होंगे, तो किन को ये अधिकार मिले, जो किन को मिले। अब जैसे आप अमेरिका का केस देखेंगे, खूब सारे लोग मेक्सिको के रूट से अमेरिका में चले जाते हैं, क्या सबको जॉब मिल जाते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो म्यांमार से इंडिया में आ जाते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, ऊपर तिब्बत से इंडिया में आए हैं, नेपाल से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, अलग अलग कंट्री से काफी लोग आते हैं। क्या उनको अधिकार दिया जाए, और क्या उनको आप यूपीएससी में उनको अधिकारी बना दिया जाए, क्या वही नेता बन सकते हैं या फिर कौन बन सकते हैं, सरकार को किन के लिए काम करना चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे, जो अगली डिबेट देखते हैं, यानी कि पहले पार्ट में साथ साथ लिखते जाइए। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया दैट इज भारत। ये है पार्ट 1 में है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल आपका रहेगा 4 तक। जब आर्टिकल 5 रहेगा, 5 से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। यहां पर हम पढ़ेंगे, यहां लिख देते, जगह नहीं है नहीं तो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये रहेगा, यहां पर हम पढ़ते हैं पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप, यानी नागरिकता। सिटीजनशिप, नागरिकता जिसको बोलते हैं ना, नागरिकता ये हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं नागरिकता। ये हम जैसे हम ये देखेंगे इंडिया कौन है, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेम के बारे में, नेम और स्टेट के बारे में अगला पार्ट हम पढ़ लेंगे। उसके बाद यानी यहाँ रहने वाला कौन है, बाहर वाला कौन है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कौन इंडिया का है, सिटीजन क्या है, पीपल क्या है, एलियन क्या है, यानी विदेशी क्या है, इंडिया में माइग्रेशन कैसे होता है, माइग्रेशन के इशू क्या है, इंडिया के लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर रहते हैं, जिनको एनआरआई बोलते हैं। ये सारी डिबेट और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यानी कि सेकंड वाले पार्ट में। तो यानी हम जो मेजर पार्ट है ये पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 1 जिसमें कि इंडिया के बारे में डिबेट है, पार्ट 2 है वो किसके बारे में बताता है, वो बोलता है सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। पार्ट 3 क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेकर यहाँ पर रहेंगे आपके 35 तक। फिर हम आगे यहाँ पढ़ेंगे डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक।
यहाँ पर हम पढ़ेंगे 51A। ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, आर्टिकल पढ़ते जाएंगे, उनकी डिबेट देखते जाएंगे और आसपास के सिनेरियो से लिंक करते हुए क्वेश्चन करते जाएंगे पीटी में इसके कि किस तरह के यूपीएससी में आते हैं, ताकि जब आपकी क्लास कंप्लीट हो तो सिंगल वन क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आपको लगे कि ये तो पता नहीं कहां से पूछ लिया या रेंज से बाहर है। आप उठाकर देखना, एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की बस सिंपल सी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, उन्हीं क्वेश्चन की ऐसा है सिंपल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। यूपीएससी के क्वेश्चन आराम से सोल्व होते जाएंगे। ये है, यानी कि एक पढ़ेंगे हम पीपल के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में। और जब सिस्टम के बारे में क्या इतना ही होगा? नहीं, पॉलिटी तो इससे थोड़ा सा अलग भी है। इसके अलावा सिस्टम में अलग अलग बॉडीज काम करती हैं। बॉडीज, जो अलग अलग बॉडीज होती है जिनको बोलते हैं निकाय। निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है, इनको बॉडी बोला जाता है। बॉडी यानी संवैधानिक संस्थाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, वो कैसे काम करता है। इसके अलावा हम देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे हमने कल भी टॉपिक में बात की थी ब्रीफ में, जैसे कि इसके अलावा वुमेन कमीशन, इसके अलावा हम देखेंगे सीवीसी देखेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे सरकार में कौन कौन सी एजेंसी है, संस्थाएं हैं, ये हम देखेंगे। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन, जिसका नया नाम है नीति आयोग, ये हम देखेंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि सिस्टम के पार्ट के रूप में, उसके स्ट्रक्चर के रूप में यहां जब ये पढ़ लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं सिर्फ इतना ही है नहीं, पॉलिटी तो ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट देखी। अभी तो इसके बाद जो पॉलिटी की हम डिबेट पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे हम आरपीए, इलेक्शन, इसको बोलते हैं हम इलेक्शन सिस्टम। इलेक्शन सिस्टम पढ़ेंगे हम, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शन कैसे होते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। इसमें हम क्या देखते हैं? आरपीए देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ये देखते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी डिबेट होते हैं ये पढ़ते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप आपकी क्लास ऐसी चलती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कल हमने सिलेबस पढ़ा था तो उसमें उसके अनुसार, नहीं, वैसे समझ में नहीं आता है। सिलेबस पढ़ना है तो आपको इस दिशा में कहीं से भी पकड़ के आगे बढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा। इसमें भी कुछ की पॉइंट होते हैं जहां से सिलेबस डिकोड किया जाता है, जहां से सिलेबस आगे बढ़ता है। तो एक सिस्टमेटिक रूप से आप साथ साथ नोट्स बनाते जाना, तभी आपका, और साथ में एनसीईआरटी प्लस आपकी क्लास रहेगी। तो आपको बेसिक एनसीईआरटी हम ये मान के चलेंगे। हो सकता है आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या कोई और बैकग्राउंड है, आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा है, या हो सकता है कुछ XYZ रीजन रहा है, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो हम उसको साथ साथ लेकर चलेंगे। पर खाली एनसीईआरटी से पेपर क्लियर नहीं होता, एनसीईआरटी से समझ बनती है, वो आपकी क्लास के साथ बनती रहेगी। हम चैप्टर बताते जाएंगे, आप पढ़िए, उसका हल्का सा ब्रीफ भी करते जाएंगे, ताकि आपको पढ़ते हुए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। एनसीईआरटी बनाई जाती है छोटे बच्चों के लिए, आपने नहीं पढ़ा तो इसलिए हम पढ़ते हैं, बैक टू बेसिक करके आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया इलेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। तो इस तरह की हम चीजें, फिर बाकी अदर कंट्री में है, जो दूसरे देश हैं, ये अलग अलग देश है ना, उनमें कैसे रहेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो अदर कंट्रीज हैं, अदर हैं जो कंट्रीज, उनके कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करते हैं, फिर हम वो पढ़ेंगे। ऐसे इतना ही होता है पॉलिटिकली, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता, इतने में आपका काम हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे। जब इसके बाद पढ़ेंगे फिर गुड गवर्नेंस वगैरह, वो तो बेसिक है, वो कैसे भी जैसे यूपीएससी ने सिलेबस में दिया ना, वो उसी सीक्वेंस से चलेंगे। तो हम पॉलिटी ऐसे पढ़ रहे हैं और आप ऐसे इसके नोट्स बनाते जाना। इसको आपको याद रखना, पॉलिटी पढ़ना नहीं है, पर पॉलिटी समझना है, रटना नहीं है। रटोगे पॉलिटी जिंदगी में याद नहीं होगी। पॉलिटी को समझना होता है, आर्टिकल रटे नहीं जाते, समझे जाते हैं। ये होता है कि ये आर्टिकल अगर 12 नंबर पर आया तो 12 पर ही क्यों आया, ये 15 नंबर पर क्यों नहीं आया। कोई आर्टिकल आया तो वो पहले क्यों आया, बाद में क्यों नहीं आया। और जब आर्टिकल का ओरिजिन हुआ तो स्टार्टिंग में कहां से हुआ, वर्ल्ड लेवल पर डिबेट कैसे चली। जो आज आप सिस्टम देख रहे हैं ना, ये आज नहीं है, हजारों सालों के डेवलपमेंट के बाद ये सिस्टम बना है। वो डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसकी क्या डिबेट है। एंशिएंट टाइम में आदमी जब होते थे ना, केव में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वहां से डेवलपमेंट हुआ है। और तब किस तरह की सोसाइटी थी, तब किस तरह के नियम कायदे थे, मेडिवल एज में कैसे थे, इंडिया में कैसे थे, वेस्टर्न में कैसे थे, ये सारी डिबेट आगे चलती हैं। आप साथ साथ पढ़ते जाइए और इसी सेंस में आप अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक है,
आपको क्या पढ़ना है, हमने इसके साथ क्या बताया है, आपको पढ़ना है पॉलिटी को। अगर आपको समझना है तो 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। बाकी हम कल नेक्स्ट पार्ट पर हम इसमें से कोई भी एक पार्ट उठाकर उस पर डिटेल में बात करेंगे। हम 1 बाय 1 आगे चलते जाएंगे ताकि आपको एक कोर अंडरस्टैंडिंग हो। आज के लिए आपका होमवर्क यही है, 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर ये पढ़ लेना, ठीक है।